चलिए बच्चों, आज हम लोग निम्मी के डीसी जनरेटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये देखिए, आपको एक फिगर दे दिया गया है और ये जो आपका एक्स दिया गया है, ये पूछा ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आर्मेचर कोर है, ब्रश है, कम्यूटेटर रेज़र है, कम्यूटेटर खंड है। तो बच्चों ये क्या है, आपका कम्यूटेटर रेज़र है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका कम्यूटेटर रेज़र। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि कम्यूटेटर किसका बना होता है। तो कम्यूटेटर आपका हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है और ये डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और पूछा है ये कौन सा जनरेटर है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल लघु शंट कंपाउंड जनरेटर है, संचयी शंट यौगिक जनरेटर है, संचयी लघु शंट यौगिक जनरेटर। देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपकी ये तो आपका क्या हो गया, लॉन्ग शंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, लॉन्ग शंट हो गया। और इसमें देखिए करंट के डायरेक्शन दो हैं, एक करंट आपकी ये जा रही है, एक आपकी करंट ये जा रही है। तो यहाँ से ये पता चलता है ये आपका डिफरेंशियल है, ठीक, और ये लॉन्ग शंट है। तो इसमें आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। कॉक स्क्रू का नियम प्रयोग करेंगे, दाहिने हाथ के हथेली का नियम प्रयोग करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है आपका जनरेटर का, तो जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज़ करते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहाँ यूज़ करेंगे आप, डीसी मोटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डीसी मोटर की बात कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईबी है। ईबी क्या है, आपका बैक ईएमएफ है। बैक ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होता है, आर्मेचर में होता है। ये क्या होता है, इसकी जो क्या बोलते हैं, इसके जो गुण होता है वो क्या होता है, हमेशा एसी होता है, ठीक। अब तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये सही है, EB = V - IA RA, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बैक ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होता है। तो क्या होता है, ये सप्लाई वोल्टेज का अपोजिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या है, ध्रुव की नोक है, ये ध्रुव कुंडली है, पोल कोर है, पोल शू है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, आपका पोल शू है। क्या है ये आपका, पोल शू। पोल शू बच्चों बना होता है आपका कॉस्ट आयरन का। किसका बना होता है, कॉस्ट आयरन का बना होता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि फ्लक्स को एयर गैप में समान रूप से वितरित करना, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन अगला, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक, और इस फील्डिंग वाइंडिंग को हम क्या दे रहे हैं, डीसी सोर्स दे रहे हैं। मतलब इससे पता चल रहा है कि जो फील्ड का एक्साइटेशन है वो हम डीसी सोर्स के द्वारा कर रहे हैं। तो शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर और यौगिक जनरेटर, ये तो आपके क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, ठीक। लेकिन ये जो लिखा अलग से उत्तेजित जनरेटर, तो ये आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर का डायग्राम है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर।
यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऊष्मा को, गतिज को, रासायनिक को, यांत्रिक को। तो बच्चों जो आपका डीसी जनरेटर होता है ये क्या करता है, आपकी जो मैकेनिकल पावर है या मैकेनिकल एनर्जी है, इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसके सिद्धांत पे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके दो फ्लक्स दिख रहे हैं, सबका डायरेक्शन क्या है? एक है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? ये आपका क्या कॉम्युलेटिव है। कॉम्युलेटिव में क्या होगा कि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? सेम होगा। और अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है तो डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। ये तुमको इससे डायरेक्शन देखना कि सारे जो फ्लक्स ये दिख रहे हैं सबका क्या है? सेम डायरेक्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? पूछा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत? कॉक स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो जो आपका चाहे आपका डीसी जनरेटर हो चाहे आपका एसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटर, ठीक है, दोनों किस पे काम करते हैं? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है। कह रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र है। तो गतिशील के लिए BLV वोल्ट, BL sin थीटा, BLV sin थीटा, BLV कॉस। तो बच्चों जो गतिमान जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो क्या होता है? BLV sin थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ से अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि गतिमान जो ईएमएफ होगा आपका जनरेटर में यूज़ होगा, स्टैटिक ईएमएफ किस में यूज़ होता है? स्टैटिक ईएमएफ किस में यूज़ होता है? इसमें तो गतिमान ईएमएफ यूज़ होगा। स्टैटिक किस में होता है? ट्रांसफार्मर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक आपको फिगर दे दिया बढ़िया सा, ठीक, और पूछा है कि ये क्या है? होल है। ये है आपका ढांचा। ढांचे को इंग्लिश में बोलते हैं योक। योक कहिए या फ्रेम कहिए। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? योक या फ्रेम। किसका बना होता है? छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन, बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील। ये क्या करेगा? फ्लक्स को पाथ देता है और बाहरी आघातों से ये बचाता है, यांत्रिक सुरक्षा देता है। ठीक, अब कह रहा है 4 पोल डीसी जनरेटर की डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर होंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स मतलब A बराबर 2P। अगर सिंप्लेक्स होता तो A बराबर P। अगर सिंप्लेक्स की बात करता तो यहाँ पे A बराबर P होता है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मतलब 2। तो यहाँ पे समांतर पथ क्या होंगे? 2 होंगे, पोल के दुगने होंगे। तो यह 4 दिया, 4 दूना 8। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8। यहाँ पे अगर मान लीजिए ट्रिप्लेक्स दिया होता तो क्या होता? 12 हो जाता। ठीक, आप देखिए क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये आपको एक दे दिया गया है, आप पूछिए क्या है? साइड एंड प्लेट्स, पोल टू लेमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो ये आपका आर्मेचर कोर है। ठीक, अब देखिए डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे जुड़े होते हैं? तुमने पूछा था ना क्लासरूम में कि कौन समांतर में जुड़े होते हैं। देखिए इंटरपोल्स का काम होता है, पहले जान लीजिए इंटरपोल्स क्यों यूज़ करते हैं। इन सीरीज ए पैरेलल विद आर्मेचर। इंटरपोल्स का काम होता है कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। अब ये पूछा किसके साथ जुड़े होते हैं?
तो भैया आर्मेचर को फ्लक्स को कंट्रोल करना है इसको, तो ये क्या होगा, आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है या श्रृंखला में जुड़ा होता है। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? वोल्टेज का निर्माण करने में, फील्ड करंट कम करने में, आर्मेचर करंट कम करने में, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने में। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज निर्माण करने में। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्कों के प्रतिरोध को मापते हैं? ब्रश विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के राइजर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो क्या होगा इसमें आंसर? डीसी इसमें आंसर क्या होगा? ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक, और ये पूछा है ये कौन सा ड्रॉप है। इसमें दो ड्रॉप हैं, ठीक। पहला क्या है? पूर्ण लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। देखिए ये जो पहला वाला है ये आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। पहला वाला क्या है? आर्मेचर रिएक्शन है, और दूसरा क्या है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, ठीक है। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर कहलाता है। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर जोड़ा है, तो इसमें देखिए इसमें शंट तो दिया नहीं है, ठीक है। अरे रुको, लॉन्ग शंट कंपाउंड, संचयी यौगिक, विभेदक, तो संचयी और विभेदक तो होंगे नहीं। लघु शंट और लॉन्ग शंट, इनमें दो हो सकता है, ठीक। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। वैसे इसमें होगा आपका, इन्होंने दिया है लघु शंट, ठीक है। देखिए शॉर्ट्स भी होता है और दोनों शंट है ना, दोनों शंट है, दोनों में सकता है। इनके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो इनके अकॉर्डिंग डी सही है, तो डी सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर पटलित करते हैं? ताम हानियों को कम करने के लिए, घर्षण हानियों को कम करे, हिस्टैलिसिस हानि को कम करे, भंवर धारा हानि को कम करे। देखिए लैमिनेट हम लोग किससे करते हैं? वार्निश से। किससे करते हैं? वार्निश से। वार्निश क्यों करते हैं? ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। हिस्टैलिसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। कभी कभी इनका फॉर्मूला भी पूछ लेता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का क्या प्रभाव होगा? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज शून्य। बेटा आउटपुट वोल्टेज शून्य नहीं होगा, आउटपुट वोल्टेज आपको जो ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो कम मिलेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट वोल्टेज कम होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम वीडियो बना के आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, आर्मेचर का तापमान कम करें। देखिए तापमान से कोई मतलब नहीं है, वजन से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो क्या है आर्मेचर? ये क्या करता है? वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। आर्मेचर में क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? कम होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कितना हो। तो मैंने आपको बताया था आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? 1 ओम होता है। कितना होता है? और शंट का 100 ओम। गुड, याद है। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें, जनरेटर अतिरिक्त भारित से करने से बचें। तो क्या होगा? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए हम लोग, ठीक है। बड़े जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान की जाती है? अधिक लोड कनेक्ट करें, कम्यूटेटर प्रभाव को कम करें, आर्मेचर प्रक्रिया को बेअसर करें, जनरेटर की दक्षता, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा?
इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करे। डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण करने विफल होने का कारण क्या है? ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर। तो इसमें आंसर क्या होगा? फील्ड प्रतिरोध जो है क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ठीक, उस जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा? तो संट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो हमने क्या बताया था आपको कि एयर गैप को कम करना, छेद की ताकत बढ़ाता है, चुंबकीय हानियों को कम करता है, एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को फैलाता होना चाहिए। फैलता गलत दिखा है इसमें। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? डी सही है। एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है। देखिए क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, धारा को एक दिशा में एकत्र करना, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना, रेटेड की तुलना में टर्मिनल बढ़ाता है। तो उसमें आंसर क्या होगा? धारा को एक दिशा में, ए होगा सर, ए होगा। धारा को एक दिशा में करता है। ए नहीं होगा बेटा, बी होगा। बी होगा, देखो लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है? जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो देखिए हम लोग ब्रश किसका बनाएंगे? कार्बन और ग्रेफाइट का। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? भार में भारी शॉर्ट सर्किट वजह से, बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चलना, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। तो रोटेशन की दिशा अक्सर जब बदल जाती है तो क्या करेगा? ये अवशिष्ट चुंबकत्व को अपने खोने लगता है। ठीक, एक जनरेटर में योग और ध्रुव के मध्य में चुंबकीय सर्किट को कैसे पूरा करते हैं? क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलित कोर, पोल कोर, वाइंडिंग के कंडक्टर में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्मेचर कोर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, और शंट फील्ड प्रकृति में वृद्धि। तो बच्चों क्या होगा? आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है? वोल्टेज जो होगा कम हो जाएगा। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक। देखिए इन्होंने तो दिया है आपका क्या है? संचयी यौगिक जनरेटर, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ब्रश को बार बार बदलना, समय समय पर मशीन को गर्म करना, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, और रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक नहीं। ये तीनों तो क्या आपके अवशिष्ट चुंबकत्व वाले जनरेटर हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होती है? आर्क वेल्डिंग, इसमें लैप बाइंडिंग होती। क्या होती है? लैप बाइंडिंग। और लैप बाइंडिंग में क्या होता है? करंट का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? कम धारा, वोल्टेज कम, उच्च धारा, कम वोल्टेज, कम धारा, उच्च वोल्टेज, उच्च धारा, उच्च वोल्टेज। देखिए जो आपकी तरंग मतलब वेव बाइंडिंग की बात कर रहा है तो उसमें क्या होगा? वोल्टेज ज़्यादा होगा और धारा कम होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सही है, कम धारा, उच्च वोल्टेज। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ये आपको जो तार दे दिया है, ये देख रहे तार,
ये पूछा इसका काम क्या है। निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, धारा की दिशा आसानी से पलटना। तो इसमें आंसर क्या होगा, धारा की दिशा आसानी से पलटना। ठीक, डीसी जनरेटर में ठोस पोल्सू का उपयोग क्यों किया जाता है? तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ के लिए रिलेक्टेंस कम करने के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, चुंबकीय पथ के लिए रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? कास्ट आयरन, कास्ट तो क्या होगा, छोटी, और यही होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, रोल्ड स्टील। क्या होगा, रोल्ड स्टील। अगर रोल्ड स्टील की जगह आपको कास्ट स्टील दे दिया जाए तब भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? लगातार आउटपुट की आपूर्ति, एक दिशा में आउटपुट बनाना, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, प्रत्यावर्ती कंडक्टर एक आउटपुट एकत्र करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये होगा, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गति रूप में प्रेरित होता है? पल्सेटिंग, दोलनीय, प्रत्यावर्ती, प्रत्यक्ष। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ये देखिए आप स्लॉट्स ये दिए हैं, क्या है? कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, इस श्रेहन उद्देश्य, शॉर्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या हो, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुव को चुंबकित करना, चुंबकीय पथ में रिलेक्टेंस बनाना। तो आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आंसर सी सही है। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करना। बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों में पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? नरम लोहा, ढलवा इस्पात और स्टेनलेस स्टील। तो इसमें आंसर क्या होगा, ढलवा इस्पात। क्या होगा, ढलवा इस्पात। क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पतलित करते हैं? ठीक, अब क्या बोल रहा, पटलित की बात कर रहा है, तो भौर धारा हानि को कम करें। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? बताओ इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन से जनरेटर यूज़ करेंगे? शंट, सीरीज, विभेदक, योगी जनरेटर, संचय हैं? बैक, इसमें शंट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, शंट। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य कठोर कम्यूटेशन कम करना, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना, न्यूट्रलाइज द डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्षेत्र। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी सही है, सी। डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का बच्चों, यदि एक शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, आउटपुट वोल्टेज समान से ऊपर है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहा है, जनरेटर समान रूप से बनाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, सी सही है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। तो बच्चों आई होप आपको मैंने निम्बी के डीसी जनरेटर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और आपको नए क्वेश्चन में आप सॉल्व कराऊंगा।